शिवम किसी मुर्दे को कब्र से बाहर निकालकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से खा रहा था। उस मुर्दे की हड्डियों को चबाते चबाते उसके दांत तक टूटने लगे थे। उसने देखा कि तान्या बिना कपड़ों के कुछ मांसाहारी अपने हाथ में लेकर उसे खाते हुए कॉरिडोर में दौड़ रही है। एक बार फिर आपका स्वागत है गाइस फियर रूम 6 में, जहां मैं आपको सुनाता हूं रियल हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरीज। गाइस आज की जो स्टोरी हमारे पास आई है उसे सुनने के बाद आप खुद दुआ करोगे कि ऐसी घटना किसी के भी साथ ना हो। अपनी और वीडियोस में जैसे मैं इंट्रो देता हूं, लेकिन इस कहानी में मैं ऐसा कुछ भी नहीं देने वाला, क्योंकि इस हॉरर और ब्रूटल कहानी में किसी भी इंट्रो की जरूरत ही नहीं है। और इस स्टोरी के एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर इस कहानी के लोगों की जगह आप वहां पर होते तो क्या आप सर्वाइव कर भी पाते या नहीं। मैं तो दुआ करूंगा कि ऐसा दोबारा किसी के भी साथ ना हो। सिर्फ ये 5 लोग ही जानते हैं इस कहानी में ये कैसे सरवाइव कर पाए। आप और मैं इनका दर्द इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये ब्रूटल और हॉरर स्टोरी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर जा ही रहे हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। गाइस हरियाणा के एक शहर गुरुग्राम में एक गाँव है जिसमें एक आलोक नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। आलोक के साथ उसके माता पिता और एक छोटी बहन भी थी, और ये लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थे। ये लोग अपने गांव में ही खेती बाड़ी करते थे। जब आलोक 20-21 साल का था तो उसके पापा बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। उनके इलाज में बहुत पैसा खर्च हुआ, इनको अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी, यहाँ तक कि इनके ऊपर बहुत सा कर्जा भी हो गया, और 1.5-2 साल के अंदर ही उसके पिता की मौत हो गई। आलोक के पिता की मौत के बाद इन लोगों को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। आए दिन कोई ना कोई पैसा मांगने वाला इनके घर के बाहर खड़ा रहता था। उन दिनों आलोक छोटी मोटी नौकरी कर रहा था, जैसे वॉचमैन वगैरह, नाइट शिफ्ट भी करता था, लेकिन किसी भी तरह से उसके ऊपर जो कर्जा था वो नहीं उतर रहा था। उस समय इनकी हालत बहुत बुरी थी। एक दिन ऐसे ही कुछ काम से आलोक गुड़गांव शहर में जाता है, और वो कुछ नौकरी के सिलसिले में गया था जहां पर उसे कुछ ज्यादा सैलरी मिल जाए। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके जेब में उसका पर्स नहीं है, यानी कि जो कुछ पैसे वो लेकर आया था वो भी चोरी हो चुके थे, और जिस नौकरी के लिए वो आया था उसे वो भी नहीं मिलती। उसे निराश होकर वापस गांव लौटना पड़ रहा था। आलोक के पास घर जाने के पैसे भी नहीं थे। उसने बहुत से लोगों से मदद मांगी कि मुझे घर जाना, मेरा पर्स चोरी हो गया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लेकिन तभी उसके पास 2 लोग आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं, जिनका नाम था शिवम और सतीश। ये दोनों आलोक के बचपन के दोस्त थे, स्कूल के। लेकिन इनके बचपन में ही ये दोनों भाई अपना गांव छोड़कर शहर में आ गए थे, और इतने लंबे टाइम के बाद आज आलोक इनसे मिला था। ये दोनों बहुत खुश होते हैं, और आलोक भी इनको देखकर बहुत खुश था। अब आलोक इन दोनों के कपड़े देखता है, काफी अच्छे थे। इनके पास एक गाड़ी भी थी। जैसे बचपन में इनके परिवार की हालत थी, अब वैसे नहीं है। मतलब इनकी हालत काफी सुधर चुके हैं। अब आलोक से बात करने के लिए ये दोनों उसे किसी कैफे वगैरह में लेकर जाते हैं, बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं। उससे पूछते हैं कि तेरा यहाँ पर कैसे आना हुआ और परिवार में सब कैसे हैं। आलोक ने वही सब अपनी बातें बताई कि उसके पिता का निधन हो गया, इस वजह से उनके ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है, वो बहुत बड़ी परेशानी में है, और अभी जब आ रहा था तो उसका पर्स भी चोरी हुआ। जिस नौकरी के लिए वो आया था वो भी उसे नहीं मिली। परेशान होकर वो लोगों से मदद मांग रहा था कि उसे कुछ पैसे मिल जाएं और वो वापस घर जा सके। आलोक ने भी उन दोनों भाइयों से पूछा कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करते हो। तब शिवम और सतीश ने बताया कि हम दोनों जब यहाँ पर आए थे तो हमें भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तरह तरह की नौकरियां की, कुछ काम धंधा भी किया, कभी चलता कभी नहीं चलता था। लेकिन अब जो उनके हालात है वो काफी ठीक है। उनके पास एक कंपनी है जो कि काफी अच्छा रन कर रही है। इन्होंने बताया कि आज हमारे पास शहर के अंदर ये घर भी है, गाड़ी भी है, और पूरा परिवार काफी अच्छी जिंदगी जी रहा है। और ये लोग आलोक से भी कहते हैं कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तुम्हें अगर पहले मिल चुका होता तो ऐसे हालात तेरे नहीं होते। पर कोई बात नहीं, हम तुझे बताएंगे तुझे अब क्या करना है। अब गाइस उन दोनों भाइयों ने आलोक को कुछ कोर्स वगैरह बता दिया कि ये 6-7 महीने का कोर्स है, तू बस एक बार ये कर ले, उसके बाद हमारी कंपनी में हम तुम्हें जॉब दे देंगे, और जो कुछ तेरा कर्जा वगैरह है वो भी हम धीरे धीरे जल्द ही उतार देंगे। ना सिर्फ उन दोनों भाइयों ने आलोक की मदद की, बल्कि खुद अपनी गाड़ी में उसके घर तक गए
उसके परिवार से भी मिले और उन्हें समझाया कि आप सब चिंता मत कीजिए, आपकी हालत बहुत जल्द बदलने वाली है और आलोक को एक बहुत अच्छी हम जॉब देंगे। अब गाइज आलोक 6-7 महीने तक गुड़गांव उनके घर पर ही रहा। जब उसका वो कोर्स कंप्लीट हो जाता तो उसे वो अपनी ही कंपनी में एक जॉब दे देते हैं अच्छी सैलरी के साथ। आलोक के हालात भी अब काफी ज्यादा सुधरने लगे थे। लेकिन गाइज शिवम और सतीश के पास ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं थी। उन्होंने बस नया नया स्टार्टअप शुरू किया था, लेकिन वो लोग अच्छा पैसा कमा रहे थे। आलोक को मिलाकर उनके पास काम करने वाले लगभग 8 से 10 लोग थे। एंड गाइज इनका जो काम था वो इस तरीके का था कि कई बार इनको दूसरे शहरों में जाना पड़ता था हफ्तों के लिए। कभी मुंबई जाना, कभी चेन्नई, कभी पुणे। आलोक को भी अब इनके पास नौकरी करते हुए लगभग 1.5 से 2 साल हो चुके थे। और एक दिन आता जब शिवम इन्हें बताता कि हमें कल सुबह हैदराबाद जाना होगा। और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हर 6 महीने में ये कहीं ना कहीं जाते थे। ये 5 लोग जाने वाले थे, शिवम, सतीश, उनका दोस्त आलोक और 2 लड़कियां जिनका नाम है तान्या और कीर्ति। अब जो ये तान्या है, इसने सिर्फ 1 महीने पहले ही इनकी कंपनी ज्वाइन की थी और ये बहुत ज्यादा होशियार लड़की थी। इनकी कंपनी के लिए वो बहुत जरूरी थी, इसीलिए सिर्फ 1 महीने के अंदर ही ये लोग तान्या को ऐसे खास मौकों के लिए साथ ले जाने लगे थे। इसी के साथ जो शिवम है वो तान्या को बहुत ज्यादा पसंद करता था और बाकी सबको भी इन दोनों के हाव भाव से यही लगता था कि तान्या भी शायद शिवम को पसंद करती है। लेकिन अभी तक ये चीजें सीक्रेटली चल रही थी। इन उन्होंने एक दूसरे को कुछ बताया नहीं था, ना ही किसी ने प्रपोज किया था। लेकिन अब जो ये ट्रिप था हैदराबाद वाला, इसमें शिवम ने सोचा था कि वो तान्या को प्रपोज करेगा। जिस मीटिंग के लिए ये लोग जा रहे हैं वो उसके बाद उसे प्रपोज कर देगा। और ये बात तान्या को छोड़कर बाकी सबको पता थी। और गाइज एक इम्पोर्टेंट बात, हमारा जो ये आलोक है ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल टाइप का लड़का था। ये बचपन से ही बालाजी का बहुत बड़ा भक्त था, यानी कि हनुमान जी का भक्त था। हर रात ये हनुमान चालीसा पढ़कर सोता था और किसी भी बड़े काम की शुरुआत करने से पहले ये उनका नाम जरूर जपता था। जब ये लोग फ्लाइट में हैदराबाद जा रहे थे तो हर बार की तरह ये उस बार भी हनुमान जी का नाम जप रहा था। अब ये लोग हैदराबाद पहुंच चुके थे, लेकिन गाइस हर बार ये एक होटल में रुकते थे, किसी अच्छे से होटल में। लेकिन इस बार शिवम ने होटल बुक नहीं किया। शिवम ने इस बार एक बड़ा सा बंगला बुक किया था, और वो इसलिए क्योंकि तान्या को वो प्रपोज करने वाला था, ताकि ये लोग सेलिब्रेट वगैरह करे तो कोई बड़ा सा घर हो। उस बंगले का जो मालिक था वो फॉरेन में रहता था, सिर्फ किराए के लिए वो अपना बंगला किसी को देता था। बंगला काफी बड़ा था तो उसमें रूम भी बहुत सारे थे। और जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो सबने अपना अपना रूम अलग से ले लिया। जो वॉचमैन था वो अपने कुत्ते के साथ गेट के पास ही एक रूम था वहां पर सोता था। जिस दिन ये लोग पहुंचे उस रात ये लोग अपनी मीटिंग वगैरह की तैयारी करने वाली, क्योंकि अगले दिन इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। अब अगले दिन जिस काम के लिए लोग आए थे उसके ऑफिस में पहुंचते हैं और इनकी मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल हुई। अब जब भी ये कहीं पर जाते हैं और वहां पर जो मीटिंग अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो ये लोग रात को पार्टी करते हैं। इस बार भी इन लोगों ने यही सोचा था कि रात को ये लोग पार्टी वगैरह करेंगे, इसीलिए शिवम और सतीश सबको बोल देते हैं कि तुम लोग एंजॉय वगैरह करो, जो कुछ भी तुम्हें खरीदना वगैरह है, जहाँ पर हैदराबाद में कुछ घूमने की जगह है वहाँ पर अगर तुम्हें घूमना भी है तो तुम्हारे पास 5-6 घंटे हैं, तुम घूम सकते हो। रात को हम सब लोग बंगले पर पार्टी करेंगे। ये सब लोग हैदराबाद की कुछ फेमस जगहों पर घूमने लगते हैं। अब आज रात शिवम तान्या को प्रपोज करने वाला था, इसीलिए वो सबको कह देता है कि तुम लोग तान्या को कुछ मत बताना, लेकिन कैसे भी करके उसे उस बंगले पर थोड़ा सा लेट पहुंचाना, क्योंकि हमें कुछ अरेंजमेंट्स भी करनी है। इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि कीर्ति तुम तान्या को काफी लेट तक बाहर ही रखोगी, उसे कहीं कहीं पर घुमाती रहोगी। जब हम तुम्हें फोन करेंगे तभी तुम तान्या को लेकर बंगले पर आना। शिवम, सतीश और आलोक तो अरेंजमेंट्स करने के लिए पहले ही बंगले पर पहुंच चुके थे, लेकिन जो कीर्ति थी वो तान्या के साथ अभी भी कहीं पर घूम रही थी। रात के करीब जब 9 बज जाते हैं तो शिवम कीर्ति को कॉल करता है कि अब तू तान्या को लेकर वापस आ सकती है। जब ये दोनों बंगले पर पहुंची तो इन्होंने देखा कि इन लोगों ने पूरा गार्डन अच्छे से सजा रखा है सिर्फ तान्या के लिए। अब गाइस इन सबको एक चीज कंफर्म थी कि ये जो तान्या है ये भी शिवम को पसंद जरूर करती होगी। इसकी बातों से ही ऐसा लगता है, जिस तरीके से शिवम के साथ ये कंफर्टेबल है इसकी बातों से ही लगता है। जब ये लोग सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे थे तभी बीच में ही शिवम ने तान्या को प्रपोज कर दिया एक रिंग के साथ। लेकिन वहां पर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, तान्या ने शिवम का प्रपोजल मना कर दिया। सबके लिए ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि तान्या
तान्या का और किसी के साथ रिलेशनशिप भी नहीं है और शिवम बहुत अच्छा लड़का है। इसके साथ ये इतनी ज्यादा कंफर्टेबल थी, इसकी दोस्त थी और ये इसकी कंपनी का मालिक भी था, तो मना करने की वजह क्या हो सकती है। लेकिन ये लोग कर भी क्या सकते हैं, तान्या की मर्जी है और वो उसे मना कर सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। इस बात से शिवम उस रात बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। उसने खूब शराब वगैरह पी। उन सब ने शराब वगैरह तो पहले से पी रखी थी, लेकिन शिवम ने बहुत ज्यादा पी ली और वो देर रात तक ऐसे ही उस गार्डन में उदास बैठा रहा। सब लोगों ने उसे समझाया कि वापस रूम में चलो, कोई बात नहीं, तुम्हें इससे भी बहुत ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी, लेकिन वो काफी देर तक बस शराब ही पीता रहा। रात के 1-1:30 बज चुके तो ये लोग एक एक करके सब अपने रूम में सोने के लिए चले गए, लेकिन शिवम अब भी वहां पर शराब पी रहा था। अब गाइस यहाँ से जो कहानी है ना वो एक अलग ही मोड़ ले लेगी, इसलिए जरा ध्यान से सुनना। जब शिवम गार्डन में बैठकर शराब पी रहा था तब उसे बंगले के अंदर से एक आवाज आती है, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वो आवाज तान्या की थी। वो उठकर अंदर जाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था, सब लोग अपने अपने रूम में सो रहे थे। वो तान्या के रूम के पास जाता है और उसने दरवाजे के पास से सुना कि तान्या अंदर किसी से बात कर रही है, कुछ ना कुछ गुनगुना रही है, इसीलिए वो खिड़की के पास जाता है। उसके रूम की विंडो पर पर्दे लगे हुए थे, लेकिन गाइस ऐसा होता है ना कि पर्दे लगे होने के बावजूद थोड़ा सा रास्ता रह जाता है जिससे कि रूम के अंदर की चीजें दिखाई दे जाए। वैसे ही थोड़ा सा रास्ता उसकी खिड़की के पास रह चुका था और वहां पर शिवम ने देखा कि जो तान्या है वो कुछ मांस वगैरह खा रही है बहुत बुरी तरीके से। और ये बात बहुत ही शॉकिंग थी क्योंकि जो तान्या थी वो ब्राह्मण थी, उसके लिए तो नॉनवेज देखना भी पाप है। फिर भी विंडो से शिवम देख रहा है कि वो नॉनवेज बहुत बुरी तरीके से खा रही है। और वो नॉनवेज भी कुछ ऐसा नहीं था कि चिकन वगैरह, वो ऐसा नॉनवेज था जैसे वो किसी जानवर को कच्चा खा रही है, उसकी बॉडी से खून निकल रहा है इस तरीके से। ये देखकर शिवम को डर लगने लगा था और वो अपने दोस्तों के दरवाजे पर नॉक करता है, सब लोगों को बाहर आने के लिए कहता है। जब सब लोग बाहर आ जाते हैं तो उसने बताया कि वहां पर विंडो में जाकर देखो वो तान्या क्या कर रही है। ये सब लोग विंडो के पास जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि जो तान्या है वो अपने बेड पर आराम से सो रही है। शिवम से ये लोग पूछते हैं कि वो तो आराम से सो रही है, क्यों, क्या हुआ। वो खुद दोबारा विंडो से झांकता है तो देखता है कि तान्या सच में आराम से बेड पर सो रही है। उसने जो पहले देखा था वैसा कुछ भी नहीं है। शिवम ने उन सबको बताया कि बस मैंने अभी 2 मिनट पहले देखा कि तान्या कुछ नॉनवेज खा रही है और उस मांस से खून भी निकल रहा था, वो कुछ कच्चा ही खा रही थी। और ये बात सबको अजीब लगी क्योंकि तान्या तो ब्राह्मण है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती और वो तो आराम से सो रही है। और ऐसे में गाइस सबको लगता है कि शिवम ने काफी ज्यादा शराब पी रखी है, शायद इस वजह से उसका वहम हो। और वो लोग शिवम को शांत करवा के उसके रूम में छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम आराम से सो जाओ, ये जरूर तुम्हारा वहम है, हम सुबह बात करेंगे। बाकी सब तो सो जाते, लेकिन शिवम को नींद नहीं आ रही थी। और थोड़ी देर बाद उसका दरवाजा नॉक होता है। वो बाहर निकल कर देखता है और जो चीज उसने बाहर निकल कर देखी उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि तान्या बिना कपड़ों के कुछ मांसाहारी अपने हाथ में लेकर उसे खाते हुए कॉरिडोर में दौड़ रही है। साथ ही सब लोगों के दरवाजे नॉक करके भाग रही है और वो सीधा अपने रूम के अंदर चली जाती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। जो कच्चा मांस वो खा रही थी उसका खून भी उसके पूरे चेहरे पर लगा था, जिससे वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे कि वो अंदर से तान्या हो ही ना। शिवम तो सबसे पहले निकल ही चुका था, लेकिन उसके बाद जब उसने सब लोगों के दरवाजे खटखटाए तो सबसे पहले कीर्ति निकलती है और एक एक करके बाकी सब दरवाजे खोलकर बाहर निकलते हैं, उस कॉरिडोर में आते हैं। वो सब एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या हुआ, किसने दरवाजा खटखटाया था और कौन आधी रात में कॉरिडोर में इतनी जोर जोर से घूम रहा है, हमने किसी के दौड़ने की आवाज सुनी थी। तब कीर्ति शिवम से पूछते कि मैंने तुम्हें कॉरिडोर में देखा था सबसे पहले, क्या तुमने ही हमारे दरवाजा नॉक किया था। तब शिवम ने घबराते हुए बताया कि मैंने नहीं किया था, मैंने जो अभी देखा वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था, तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरे साथ चलो, उसका दरवाजा खुलवाओ तान्या का। शिवम ने उन सबको बताया कि तान्या बिना कपड़ों के यहाँ से कॉरिडोर में भाग रही थी अपने रूम की तरफ और उसके हाथ में कुछ जानवर जैसा कुछ था जिससे वो कच्चा ही खा रही थी। अब किसी को भी उस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि ये शिवम को या तो बहुत ज्यादा चढ़ गई है शराब पीने की वजह से, या फिर जो तान्या ने इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया अब ये तान्या को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। शिवम के भाई सतीश ने भी कहा कि अगर तू ये काम जानबूझ के कर रहा है तो तू बहुत गलत कर रहा है। तान्या बहुत अच्छी लड़की है, वो कभी नॉनवेज वगैरह नहीं खा सकती और जैसी बातें तू कर रहा है इन सब पे तो हमें बिलीव भी नहीं हो रहा। शिवम ने कहा कि तुम बस एक बार उसका दरवाजा खुलवा दो, उसने अभी तक कपड़े भी नहीं पहने होंगे और अपना मुंह भी नहीं धोया होगा, उसके पूरे चेहरे पर खून लगा था उस मांस का।
उन सब ने दरवाजा खटखटाया, विंडो से भी देखा, लेकिन इस बार पर्दों की वजह से विंडो से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही तान्या ने दरवाजा खोला। उन लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन तान्या ने दरवाजा नहीं खोला। अब गाइस बाकी सबको तो लगने लगा कि शिवम ने उसे प्रपोज किया था, तो इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान हो गई होगी और हो सकता है कि वो नींद की गोली लेकर सो गई होगी, क्योंकि कुछ देर पहले तो हमने देखा था कि वो सो रही थी। किसी को भी शिवम की बात पर यकीन नहीं हो रहा था सिवाय एक इंसान के। कीर्ति ने बताया कि हो सकता है शिवम सच कह रहा हो, क्योंकि आज जब मैं मार्केट में तान्या के साथ घूम रही थी, क्योंकि वो एक मटन की दुकान के पास खड़ी थी और उस मटन को बहुत अजीब तरीके से घोर रही थी, जैसे वो उसे कच्चा ही खा जाएगी। मैंने उसके पास जाकर कहा कि तू ये क्या गंदी चीज देख रही है, चल यहाँ से। और वो कहते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है, हमें इसे खाना चाहिए। तब मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, क्योंकि वो तो ब्राह्मण है, उसके लिए तो ये सब देखना भी पाप है। अब जो शिवम बता रहा है मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये सब कुछ सच है। तान्या जरूर कॉरिडोर में भाग रही होगी। अब इनके बीच जो आलोक था वो हनुमान जी का बहुत बड़ा साधक था। उसकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसने भी बताया कि आज रात जब से तान्या इस बंगले में आई है मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी महसूस हो रही है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कीर्ति ने शिवम से पूछा कि वो तान्या कहाँ से भाग कर आई थी, तो शिवम ने उन्हें बताया कि वो बंगले के पीछे वाले गेट के पास से आई थी और वो वॉचमैन भी उनके पास आ चुका था। तब उस वॉचमैन ने बोला कि सर बंगले के पीछे वाले गेट के पास तो कब्रिस्तान है। वो सब लोग उस कब्रिस्तान के पास जाते हैं और उन लोगों ने वहां पहुंचकर देखा कि जो उस वॉचमैन का कुत्ता था उसका कटा हुआ सिर वहां पर पड़ा है। वॉचमैन ने कहा कि मैं कब से इसे ढूंढ रहा था, ये मिल ही नहीं रहा था, लेकिन उसके कुत्ते को मारा किसने। तब शिवम उनसे कहता है कि इस कुत्ते को जरूर उस तान्या ने ही मारा होगा। जो मांस वो खा रही थी वो जरूर इस कुत्ते का ही मांस होगा। उस कुत्ते के सिर के पास ही एक रुमाल गिरा हुआ था। कीर्ति ने उस रुमाल को उठाया और कहा कि ये वही रुमाल है जो आज सुबह मैंने तान्या को दिया था। इसका मतलब अब तक जो शिवम कह रहा था वो सब कुछ सच था। कीर्ति ने बस इतना कहा ही था कि तभी उनके बंगले के पास से कुछ आवाज आई। उन्हें लगा कि शायद उनकी बातें कोई सुन रहा है। वो लोग भागकर उस बंगले के गेट के पास जाते हैं और उन्होंने देखा कि तान्या वहां से भाग रही थी। वो छुपकर उन सब की बातें सुन रही थी। वो सब लोग तान्या के पीछे पीछे जाते और उन्होंने देखा कि तान्या ने वापस अपना रूम लॉक कर लिया और रूम के अंदर है वो। सारी सच्चाई उन लोगों के सामने थी, इसीलिए वो लोग दरवाजा तोड़ देते हैं। अब जो उन लोगों के सामने था उन्होंने साफ देखा कि उस मरे हुए कुत्ते को तान्या बहुत ही बुरी तरीके से बैठकर खा रही थी। ये सब लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। वॉचमैन सतीश, आलोक और शिवम, इन लोगों ने जितनी भी रात को पी रखी थी इन सब की उसे देखकर सारी उतर गई। वॉचमैन, शिवम, सतीश और आलोक सब लोग तान्या को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तान्या के अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एक लड़की के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। बहुत ही मुश्किल से उन लोगों ने उसे एक चेयर पे बैठाया और रस्सी से बांध दिया और उसके थोड़ी देर बाद ही तान्या बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और ये कह रही है कि तुम लोगों ने मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है और ये मेरी चेहरे पर, मेरे कपड़ों पर एक खून किस चीज का लगा है, जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आलोक ही एक ऐसा था जिसे सब कुछ पता था। उसने बताया कि तान्या के शरीर पर जरूर किसी शैतान ने कब्जा कर लिया है, हमें किसी पंडित के पास इसे लेकर जाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह ही वो लोग किसी पंडित को बुला लेते हैं। तान्या उस टाइम पर बिल्कुल नॉर्मल थी। उस पंडित ने बताया कि हाँ, तान्या के शरीर पर जरूर किसी शैतान का कब्जा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये मेरे बस की बात नहीं। मैं एक तांत्रिक का पता तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें उसके गाँव जाना होगा तान्या को लेकर, तभी हम इसकी जान बचा पाएंगे। पंडित जी ने जो एड्रेस उन्हें दिया था उसी वक्त वो तान्या को उसके पास लेकर जाने लगते हैं, लेकिन शिवम ने उनसे कहा कि मेरी फोन पर उस तांत्रिक से बात हुई है, उन्होंने कुछ सामान वगैरह लाने को कहा है, मैं वो सब कुछ लेकर आता हूँ, तब तक तुम सब तान्या को लेकर गाड़ी में वहां पर पहुंचो उसके गांव में। वो सब लोग तान्या को लेकर उसके गांव में पहुंच जाते हैं उस तांत्रिक के घर पर और तान्या को तांत्रिक के सामने बिठाते हैं और तांत्रिक उन सब से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि वो शैतान जिसके शरीर में है वो कहाँ पर है। सबने कहा कि बाबा यही तो है वो, कल रात को यही तो सब कुछ कर रही थी, इसी के शरीर में वो शैतान है। तांत्रिक ने कहा कि इसके शरीर में कल रात को वो शैतान जरूर था, लेकिन अब जिसके शरीर में वो शैतान है वो यहाँ पर आया ही नहीं। अब कीर्ति कहती कि बाबा हम सब लोग यहाँ पर हैं और कुछ ही देर में शिवम भी आता ही होगा, वो शैतान जरूर
इस तान्या के शरीर में ही है। लेकिन एक चीज उन लोगों ने नोटिस की कि शिवम ने कहा था कि वो सामान वगैरह लेकर हमसे पहले यहाँ पर पहुंच जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, उसका मोबाइल भी बंद है। ये बात कीर्ति ने बाबा को भी बताई कि आपने जो सामान लाने को कहा था, शिवम वो सामान लेने गया था। तब उस तांत्रिक ने बताया कि मैं किसी भी मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल ही नहीं करता, शिवम के शरीर में ही वो शैतान है और वो बस इसीलिए यहाँ पर नहीं आया। उस तांत्रिक ने उन्हें कहा कि मुझे खुद उस बंगले के पास जाकर उस शिवम का इलाज करना होगा, और अगर ज्यादा देर की तो हम शिवम को नहीं बचा पाएंगे। आज ही रात को मुझे वहाँ पर आना होगा। ये सब लोग तांत्रिक को लेकर उस बंगले पर पहुँचते हैं, लेकिन शिवम वहाँ पर नहीं था। वो तांत्रिक खुद उस बंगले के पीछे वाले कब्रिस्तान में जाता है। ये सब लोग भी वहाँ पर जाते हैं और वहां पर जो इन लोगों ने देखा वो ये लोग पूरी जिंदगी भर नहीं भूल सकते कि शिवम किसी मुर्दे की लाश को निकाल कर एक मुर्दे को वो बहुत ही बुरी तरीके से खा रहा है। उस तांत्रिक ने उसी वक्त वहां पर वो जो भी कुछ अपना झाड़ फूक वगैरह का सारा इंतजाम किया और उसके ऊपर झाड़ फूक किया। उसने कहा कि शैतान तू जहाँ कहीं से भी आया है, इसके शरीर को छोड़कर यहाँ से चला जा। तांत्रिक की बहुत कोशिशों के बाद शिवम बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इन सब के बाद अगले दिन ये सब लोग वापस गुड़गांव आ जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन गाइस आपको पता है ये सब कुछ तान्या के ऊपर किसने करवाया था? उसके ऑफिस के ही एक लड़के ने। वो तान्या को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो जानता था कि वो जिस कंपनी में जॉब करता है उसका मालिक भी तान्या को बहुत पसंद करता है और शायद तान्या भी, वो कभी उसे हाँ नहीं करेगी। इसलिए उसने सोचा कि वो तान्या को मार ही दे। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर इस कहानी के कैरेक्टर्स की जगह आप वहां पर होते, इनमें से कोई भी, और अगर आपके सामने कोई इस तरीके से कुछ मुर्दा, कुछ कुत्ते वगैरह ऐसे जानवर को कच्चा खाए, उनका मांस खाए, तो आपको कैसा लगेगा? शिवम किसी मुर्दे को कब्र से बाहर निकालकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से खा रहा था। उस मुर्दे की हड्डियों को चबाते चबाते उसके दांत तक टूटने लगे थे। और ये कहानी गाइस हमारे पास आलोक के ही एक दोस्त ने भेजी है। अगर आपके पास भी कोई भी ऐसी हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।